मामले में आज आर्यन खान की बेल पर होगा बड़ा फैसला। हम आपको बता दें कि आर्यन खान पिछले 20 दिनों से ऑथर जेल में बंद है और आज हाई कोर्ट में एक बार फिर जो है आर्यन खान की बेल पे सुनवाई होगी। कल इस सुनवाई पे आर्यन खान के वकील ने काफी सारे जो पहलू हैं वो कोर्ट के सामने रखे, लेकिन आज जो है वो एनसीबी जो है वो अपने सारे दलील जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी। साथ ही साथ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पे लगातार जो है नवाब मलिक जो है आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे इन लोगों की जो जंग है वो लगातार जारी है। नवाब मलिक जो है वो लगातार जो है समीर वानखेड़े के धर्म परिवर्तन पे उनके सर्टिफिकेट्स पर लगातार जो है आरोप पर आरोप लगातार जो है वो लगाते जा रहे हैं। हम आपको बता दें अभी हाल ही में जो नवाब मलिक है उन्होंने ट्विटर पे जो है एक पोस्ट किया है जिसमें जो नवाब मलिक है वो अपनी पत्नी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नवाब मलिक ने ये तक लिखा है कि जो सामने जो सारी चीजें आई हैं उसमें ये बोला गया है कि जो समीर वानखेड़े हैं वो बचपन से हिंदू हैं, लेकिन उनकी जो तस्वीर है वो उन्होंने पोस्ट की और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो निकाह है वो एक मुस्लिम औरत से किया। साथ ही साथ ये जो निकाह है वो लोखंडवाला में हुआ है 2006 में, जिसके बाद ये पूरा जो मामला है वो और भी गर्माता जा रहा है। लगातार जो नवाब मलिक है वो समीर वानखेड़े पे आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। जब से 2 अक्टूबर से जो क्रूज ड्रग मामले पे एनसीबी ने रेड की है, आर्यन खान को पकड़ा है और लगातार जो है ये जो केस है वो गर्माता जा रहा है। उसके बाद लगातार जो नवाब मलिक है वो समीर वानखेड़े पे आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो पूरा जारी है। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक जो नवाब मलिक है उनका ट्वीट आप देख सकते हैं कि अभी हमारे स्क्रीन पे 2 तस्वीरें हैं जहां पर एक शादी की फोटो है, तस्वीर है जो नवाब मलिक ने जो है वो ट्विटर पर डाली है। दूसरी तरफ जो है वो शादी का नामा का पत्र है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो नवाब मलिक है वो लगातार जो है समीर वानखेड़े के पर्सनल लाइफ पे जो है वो लगातार जो है आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमें ये बताया गया कि समीर वानखेड़े जो है वो हिंदू है, लेकिन उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से जो है अपनी पहली बीवी से 2006 में शादी की। साथ ही साथ 33,000 का जो है वो नामा भी दिया। नवाब मलिक जो है वो लगातार समीर वानखेड़े पे आरोप लगा रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ पर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके जो है समीर वानखेड़े लगातार नवाब मलिक के कई सारे जो है वो कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो नवाब मलिक है वो लगातार जो है समीर वानखेड़े पे आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट करके ये तस्वीर बाहर लाई है कि आखिरकार ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं, लेकिन ये जो पूरी तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर अभी भी आपके स्क्रीन पे है जहां पर नवाब मलिक ने ट्वीट किया हुआ है कि ट्विटर पे समीर वानखेड़े ने अपनी वाइफ के साथ जो तस्वीरें हैं वो नवाब मलिक ने डाली हुई है और उन पे जो है काफ़ी सारे इल्ज़ाम वो लगाते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने शादीनामा भी लिखा है जिसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े जो हैं वो ये कहते आए हैं कि वो एक हिंदू है, लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज से जो है वो शादी पे जो चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं। साथ ही साथ 33,000 का जो है वो नामा भी जो है वो बाहर आया है। तो लगातार एक तरफ जो नवाब मलिक है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें उनके रीति जो रिलीजन है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार जो नवाब मलिक है उनके रिलीजन पे जो है वो कर रहे हैं। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा नवाब मलिक का जो पूरा मामला है वो जिस हिसाब से समीर वानखेड़े पे इल्जाम लगा रहे हैं क्या है, और अभी ये जो ट्वीट उन्होंने किया है उनकी पहली पत्नी के साथ वो क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नवाब मलिक और एनसीबी के बीच अगर ये पूरी लड़ाई हो चुकी है, अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि नवाब मलिक लगातार जो है समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जो उन्होंने ट्वीट किया है 2006 में जो समीर वानखेड़े का निकाह हुआ था उसके शबाना कुरैशी के साथ, उसको लेकर जो है उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये निकाहनामा ये बताता है कि समीर वानखेड़े जो है वो मुस्लिम थे, और जिस तरह से उन्होंने कल कास्ट सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े ने जारी किया था कि वो महार कास्ट के हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा जो इस ट्वीट में समझा जा सकता है कि जो समीर वानखेड़े ने साफ तौर पर जब कल कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया था उसमें महार कास्ट बोला था, लेकिन नवाब मलिक ने जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि ये जो दाऊद लिखा गया है, जो वानखेड़े दाऊद लिखा गया है,
ये दाऊद आखिर कौन है? ये लगातार सवाल नवाब मलिक समीर वानखेड़े से पूछ रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े का साफ तौर पर इस पूरे मामले में कहना है कि सारी बातें झूठी हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं और जो भी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। अगर नवाब मलिक के पास कोई सबूत है तो उन्हें कोर्ट में आना चाहिए, ना कि इस तरह से आप ट्विटर पर सोशल मीडिया के जरिए उनकी निजी लाइफ को इस तरह से डिस्क्लोज कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से नवाब मलिक सुबह सुबह उठ के ट्वीट करते हैं, कुछ नई नई चीजों का खुलासा करते हैं और उसके बाद यानी पूरी तरह से अगर देखें तो समीर वानखेड़े इस वक्त जो है नवाब मलिक के निशाने पर हैं और समीर वानखेड़े को लेकर ही लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, ना कि एनसीबी को लेकर। लेकिन फिलहाल जब आज टीम पहुंचने वाली है तो इस पूरे मामले की जब जांच होगी तभी सारी चीजें सामने आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि जो लड़ाई है वो अगर इसे कहें कि एक सियासी लड़ाई बन चुकी है तो शायद वो गलत नहीं होगा। दिवाकर, हम आपके साथ पास वापस आते हैं। अब वहीं ऑथोरेट पे जेल पे बने रहिएगा, हम आपके साथ फिर आएंगे और आपसे सारी जो जानकारी है वो लेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि न्यूज़ 18 लगातार आपको बता रहा है कि आर्यन खान की जो बेल है उस पर क्या कुछ सुनवाई आज होने वाली है। तो लगातार जो आप है न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए, क्योंकि जो पहली खबर है वो सबसे पहले न्यूज़ 18 पे आ रही है। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि समीर वानखेड़े पे जो वसूली का सारी चीजें बाहर आई हैं, उसके चलते दिल्ली से 5 लोगों की टीम किसी भी वक्त जो है वो बॉम्बे पहुंच सकती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनसीबी का दफ्तर है, इसी दफ्तर में जो है वो 5 लोग जो है दिल्ली के वो यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ प्रभाकर को भी 12 बजे जो है यही एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया है, जहां पर जो लोग 5 लोग दिल्ली से आ रहे हैं वो प्रभाकर से पूछताछ करेंगे, क्योंकि प्रभाकर ने एक एफिडेविट जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि समीर वानखेड़े जो है वो वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 करोड़ की जो है वो बात सामने आई, जिसमें ये तक कहा गया कि 8 करोड़ जो रुपए हैं वो समीर वानखेड़े को मिलने वाले हैं। जो आर्यन खान का पूरा केस है उसे रफा दफा करने के लिए इस मामले में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली से मुंबई एनसीबी की एक टीम मुंबई पहुंच रही है और यहां पर वो एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी करीब 12 बजे के आसपास। ये टीम विजिलेंस टीम है जिसका नेतृत्व जो है चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। ये टीम जो आरोप वसूली की लगे हैं ड्रग्स क्रूज मामले में, यहाँ पर जो है टीम पहुंचेगी और 12 बजे के आसपास पहुंचने की उसकी संभावना है। 12 बजे ही इस पूरे मामले में जो क्रूड ड्रग्स केस का मेन गवाह है प्रभाकर साहिल को यहाँ पर पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम ने बुलाया है। प्रभाकर साहिल वही शख्स है जिसने कुछ दिनों पहले ही जो है एनसीबी पर करोड़ों की वसूली करने का आरोप लगाया है और उस आरोप के बाद खलबली मच गई है। एनसीबी सवालों के घेरे में है और ऐसे में दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम आज मुंबई पहुंच रही है, इस पूरे मामले की जांच करेगी। प्रभाकर साहिल के अलावा इस केस से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो ज्वाइंट डायरेक्टर मुंबई के जोन के जो है समीर वानखेड़े हों या फिर शाहरुख खान की मैनेजर जो है पूजा ददलानी, उनसे भी पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि ये लोग भी इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। जिस तरह के वसूली के आरोप लगे हैं, जिस तरह की चीजें, जिस तरह का घटनाक्रम इस पूरे मामले में अब तक देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उससे एक तरफ जो आर्यन खान की जमानत अर्जी है जो 20 दिनों से करीब वो जेल में बंद है और इसके अलावा इसी केस में अब एनसीबी भी सवालों के घेरे में है। तो देखना ये अहम होगा कि जो टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच रही है उसकी जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और उस जांच रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई आगे की जाती है। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रभाकर एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं वो कब तक पहुंच सकते हैं? साथ ही साथ क्या दिल्ली की जो टीम है वो दिल्ली से निकलकर मुंबई तक पहुंची है कि नहीं, हम आपसे जवाब चाहते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रभाकर का पूरा मामला है वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, प्रभाकर साहिल को करीब 12 बजे के आसपास एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है और उसके पहले जो है जो दिल्ली से टीम चली है एनसीबी की वो पहुंचने वाली है। जो जानकारी मिल रही है कि करीब 11 बजे के बाद जो है मुंबई एयरपोर्ट पर टीम लैंड करेगी और सीधा एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होगी और एनसीबी दफ्तर में प्रभाकर साहिल को 12 बजे के लिए पहुंचने के लिए बोला गया है। प्रभाकर साहिल वही शख्स है जिसने समीर वानखेड़े पर, किरण गोसावी पर और साथ ही साथ पूरी एनसीबी की टीम पर जो है वसूली करने का आरोप लगाया था और उस डील का खुलासा किया था कि 25 करोड़ की जो डील है
वो किरण गोसावी, पूजा डडलानी और सैम डसूजा के बीच में हुई थी। लेकिन प्रभाकर साहिल से जब एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी उस वक्त समीर वानखेड़े भी सामने हो सकते हैं, क्योंकि आमने सामने पूछताछ हो सकती है। प्रभाकर साहिल ड्रग्स क्रूज जो मामला था उसमें जो है गवाह नंबर 1 है और उसी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दूसरी तरफ जब टीम ये पहुंचेगी, जो ज्ञानेश्वर सिंह हैं, एनसीबी के विजिलेंस विभाग के चीफ हैं और साथ ही साथ वो डीडीजी हैं, वो जो है पूरी तरह से इस पूरे मामले की जांच करेंगे और तभी ये चीजें साफ हो पाएंगी कि जो प्रभाकर साहिल का आरोप है वो कितना सही है, उसमें कितनी सच्चाई है। जी दिवाकर, हम आपके पास वापस लौटते हैं। देखिए, एक और जो बड़ी खबर है वो हमें मिल रही है कि समीर वानखेड़े ने जो डीजीपी के पास जाकर ये कहा था कि कई उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस के 2 कर्मी हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं, वो जहां भी जाते हैं वो उनका पीछा करते नजर आ रहे हैं, जिसपे जो है पुलिस को भेजा है। पहले कहा गया कि उसकी भी हम दखल लेंगे और शाम होते होते ये कह दिया गया कि जो सीवीसी की गाइडलाइन है, कोई भी कंप्लेंट जिस पे कोई दस्तखत और नाम ना हो उसको दखल ना लिया जाए, ये हम भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप उस पत्र में हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर उसको नजरअंदाज किया जा रहा है तो हमें लगता है कि पूरे इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा होने जा रहा है। निश्चित रूप से जांच के लिए टीम आई है, जांच शुरू की गई है, पंच को बुलाया गया है। एनसीबी हमेशा कहती रही कि हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस पे ही हम जांच करते हैं। जिस तरह से प्रभाकर साली ने सारी घटनाक्रम को एफिडेविट द्वारा, वीडियो द्वारा उल्लेखित किया है, मैं मांग करता हूं जो आई है विजिलेंस कमेटी, वो समीर वानखेड़े जी का, केपी गोसावी का और प्रभाकर का, और एक किरदार और इसमें है जो समीर वानखेड़े जी का ड्राइवर है, पुलिसिया है, मानी। इन सब का सीडीआर निकाल लीजिए। जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है 50 लाख उठाने में, गोसावी के घर पहुंचाने में, दोबारा गाड़ी शहर में आई, फिर गाड़ी वापस गई, फिर पैसे से भरा बैग उठाया गया, फिर सैम डसूजा को वापस दिया गया। हमें लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जांच होगी तो बयान जुटाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। मैं अभी शंका उस पर जाहिर नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इतनी बड़ी देश की एजेंसी है, हमसे भी 4 कदम आगे वे काम करते होंगे और आशा करते हैं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उस विषय को भी लेके थोड़ा सा खंगालेंगे। और एक आज और सवाल खड़ा कर रहा हूं कि एक एफआईआर दर्ज है जिसको लगभग 1 साल की मुद्दत हो गई, उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उसी एफआईआर के तहत दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, चार्ट के आधार पे बुलाया गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई। सारा अली खान को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर ये झूठ है तो मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूं कि सारे उस समय के मीडिया के चैनल को देख लें। जब जब कोई अभिनेता अभिनेत्री आती थी, पूरा देश का मीडिया फोकस लगा के बैठे रहता था। वो सारे लोग जिनको बुलाया गया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसकी गहराई में जाइए। मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे को देखिए, उस समय कौन से अभिनेता अभिनेत्री मालदीव में थी,
तो जो उगाही का खेल है वो खुलकर सामने आ जाएगा। जांच शुरू है। ये कहा जा रहा है कि क्रूज की जांच को भटकाने के लिए नवाब मलिक पिछले 20-22 दिन से अलग अलग तरीके से चीज़ों को सामने ला रहा है। मेरा काम है जो गलत चीज़ें हैं, अगर कोई आँख पे पट्टी बांध ले तो उसकी आँख की पट्टी खोलना ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं और एक बात बता रहा हूँ, जो जांच के लिए लोग आए, क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया। और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है। लेकिन जब छापेमारी की बात आती है, वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में उसको आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन मैं क्लू दे रहा हूँ, जो लोग दिल्ली से इतनी बड़ी कॉम्पिटेंट एजेंसी है जांच के लिए आए हैं, इसकी तरफ भी ध्यान देने का काम करें। पिछले कई दिनों से जब मैं फर्जीवाड़े की बात करता रहा, मैंने एक आम सभा में भाषण कर दिया कि इनकी नौकरी 6 महीने में जाएगी और ये जेल जाएंगे। मैंने कोई पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल करके ये बात नहीं कही थी। जो समीर दाऊद वानखेड़े जी का फर्जीवाड़ा जीवन का है, उन्होंने, मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, आईआरएस का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित, शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये विषय हमारा ये है। हम कोई धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पर नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे।
जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है, उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फ़ोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं, जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमने वो 2 चीज़ें ब्लैंक रखी है। और ये भी कह देता हूँ कि कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे, वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है। वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑनलाइन सबकी बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आती है, समीर दाऊद वानखेड़े की सर्टिफिकेट नज़र नहीं आती। हमने वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया, और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का मदरसा है, उसका एड्रेस है, और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। अगर लोगों को लगता है कि ये गलत है तो मोदी जी हैं, देश का संविधान बदल दें कि अगर कोई दलित इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में शामिल हो जाएगा तो उसे लाभ मिलेगा। अगर यही तरीका है तो मैं भी कल दावा करूंगा कि मेरे पुरखे या मेरे जैसे इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, जो संघ परिवार ये दावा करता रहा, मोहन भागवत जी ये कहते रहे कि सबके पुरखे एक हैं। हाँ, हमारे पुरखे इस देश में शूद्र थे। अगर हम फिर क्लेम कर दें कि हम भी शेड्यूल कास्ट हैं तो क्या इस देश के 15 करोड़ मुसलमानों को ये लाभ मिलेगा? सवाल ये है। फर्जीवाड़ा करके एक गरीब के अधिकारों का हनन किया गया, फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की गई। निश्चित रूप से सारे दस्तावेज जुटाए गए हैं। दलित संगठन मेरे पास आ रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, हम उनको देंगे। और जो जात प्रताड़नी समिति कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रूटनी कमेटी है, वैलिडिटी कमेटी, उसमें ये कंप्लेंट दर्ज होगी। बाकायदा वानखेड़े साहब को भी नोटिस जाएगी, कंप्लेन करने वालों को भी सुना जाएगा, सरकारी कार्यालय के दस्तावेज खंगाले जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये फर्जी दाखला साबित होगा। और उसके आधार पर निश्चित रूप से जो कानून में प्रावधान है उनकी नौकरी जाएगी। उसी कानून में लिखा है कि इस तरह से फर्जी कोई दस्तावेज के आधार पर अगर कोई सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसे 2 साल से 7 साल की सज़ा का प्रावधान उस कानून में है। आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग आपको अप्रोच हो रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन आप पे बार बार यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नवाब मलिक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूँ, अगर वो जिस भी धर्म में हो, राइट टू रिलीजन ये फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार सकता है, जब चाहे धर्म बदल सकता है। हर दिन नया धर्म बदल ले, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फ़ायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया,
और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। भाई तो दाढ़ी वाला ये बोलिए ड्रग लॉर्ड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, समीर ड्रग लॉर्ड वहाँ पर प्रेजेंट था, ये ड्रग लॉर्ड कौन है और वो क्या उसी दिन क्रूज पार्टी पर था, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दे सकते हैं? ये देखिए अभी ये चीज़ें हैं, हमने इशारतन एनसीबी को बताया है कि दाढ़ी वाला है, उस पार्टी में वो था। संडे की शाम जब वो क्रूज शिप लौट रही थी तो उसमें वो नाचते हुए अपनी महबूबा के साथ, मेरे पास वीडियो है, बहुत सारे डांस के हमारे पास वीडियो हैं, हम तो देंगे। लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी है, क्रूज के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाइए, जानबूझ के पार्टी कराई गई, पार्टी कराने में भी लोगों का हाथ था, ड्रग माफियाओं पे हाथ ना लगा के कुछ लोगों को फ्रेम किया गया पब्लिसिटी के लिए, ये बात सच है। अगर दाढ़ी वाला इनको नहीं मिल पा रहा है तो अगर वो ध्यानेश्वर सिंह जी मेरे पास आ जाएं, मैं दाढ़ी वाले की तस्वीर दे देता हूं, उनको नाम बता देता हूं, उनकी महबूबा इतने खतरनाक हथियारों के साथ है उसमें। हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है। जो चीफ ऑफ डीजी हैं एनसीबी के, उनसे विनती करता हूं कि अगर सही मानों में देश से आप ड्रग मुक्ति करना चाहते हैं, सभी लोग आपके साथ हैं, लेकिन ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया को पकड़ें, 2 ग्राम 4 ग्राम रख कर पब्लिसिटी हासिल करने का खेल बंद करें। अगर उन्हें चाहिए तो वो सारी चीज़ें मैं देने के लिए तैयार हूँ। समीर वानखेड़े का दोस्त है दाढ़ी वाला, आज नहीं कल वो सामने चीजें आएंगी। सर समीर वानखेड़े को जेल भेजेंगे क्या? चौकशी होणार आहे सर, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जेल भेजेंगे आप? सर वानखेड़े को जेल भेजेंगे? समितीचे प्रमुख आहेत, आता देखील नहीं, देख लीजिए, ऐसा है कि जांच हो रही है, अभी हम कोई जांच पे उंगली नहीं उठाना चाहते। हमने तो कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जांच हो, लेकिन कॉर्डेलिया क्रूज का भी सीसीटीवी मंगा ले, दाढ़ी वाले को खोजें। ये कौन है दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाले का नाम अगर उन्हें नहीं पता है तो अकेले में मैं बताऊंगा। अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो सार्वजनिक चीज़ें करेंगे। सवाल आपने पूछा है कि उन्हें जेल भेजेंगे, मैं नहीं भेजूंगा, देश का कानून भेजेगा। फोटोग्राफ देख करके आप कह रहे हैं कुछ लोगों को टारगेटेड फोटोग्राफ लिए गए और उन्हीं को पकड़ने के लिए किया गया। इस तरीके से क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है केंद्र की? या देखिए, बड़ा ड्रग जो रेव पार्टी है वो हुई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का माल बिका, लोगों ने एंजॉय किया, और वानखेड़े साहब का दाढ़ी वाला दोस्त वहां था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रूज को रोका नहीं गया, 1350 लोगों को स्कैन नहीं किया गया, गेट पे तस्वीर लेके कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया कि ये आएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए। इसका मतलब है ट्रैप लगा के लोगों को फंसाया गया। मैं पहले दिन से दावा कर रहा हूं कि क्रूज पे छापेमारी नहीं हुई, वहां से कोई भी सीजर इन्होंने नहीं दिखाया, टर्मिनस पे कोई सीजर नहीं है। जो तस्वीरें वानखेड़े साहब ने जारी की हैं वो उनके कैबिन की हैं, वहीं से वो तस्वीरें फ्रेम करके लोगों को पब्लिसिटी लूट रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया जो इनका दोस्त है वो नाच रहा है महबूबा के साथ। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी महबूबा और उनके दोस्त की वीडियो हम जारी करेंगे। सर, हा आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया आहे, हा त्या सगळ्या गटाचा मास्टरमाइंड असं म्हणावं? तो मित्र है वानखेड़ेंचा। सर, या सगळ्या प्रकरणात सॅम डिसूजा कोण आहे? सॅम डिसूजा वानखेडेचा मित्र आहे। त्यांनी सांगावा की हे सॅम डिसूजा कोण आणि दाढीवाला कोण, याचं उत्तर वानखेडेंनी दिलं पाहिजे। धन्यवाद। मराठीमध्ये सांगा ना सर। ज्या पद्धतीने या सर्व प्रकरणामध्ये माझ्याकडे एक अधिकाऱ्यांनी नाव न लिहिता एक पत्र पाठवला होता, ज्या पत्रामध्ये 26 आवाज
देखिए, नवाब मलिक ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उन्होंने कई सारे आरोप जो है वो समीर वानखेड़े पे एक बार फिर लगाए। उन्होंने ये कहा कि कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स को जो है वो एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी जो बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये तक बताया कि ये जो ड्रग क्रूज की जो पूरी रेव पार्टी हुई थी उसका जो असली मास्टरमाइंड है वो एक दाढ़ी वाला है, जिसके साथ उसकी एक लड़की भी थी जिसके पास बंदूक थी, लेकिन वो जो है वो समीर वानखेड़े का दोस्त है, जिसके वजह से उन्हें गिरफ्तार या उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं बताया कि आखिरकार वो दाढ़ी वाला जो आदमी था वो कौन था। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो दिल्ली से 5 ऑफिसर एनसीबी ऑफिस पहुंच रहे हैं वो इस चीज में सारी जो है वो छानबीन करे और समीर वानखेड़े से भी पूछताछ करे कि आखिरकार ये जो दाढ़ी वाला बंदा है वो कौन है, साथ ही साथ उसके साथ जो महिला थी वो कौन है। साथ ही साथ उन्होंने एक जो ट्विटर पे कुछ देर पहले एक तस्वीर जारी की जिसमें समीर वानखेड़े की बीवी है, उन्होंने ये बोला कि समीर कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था? क्या आप ये जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव आखिर पार किए।